हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं या फिर अगर आपका हाल ही फ़िलहाल कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 28 और 29 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए एक बार वीडियो का फॉर्मेट देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है तो उसको भी आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो हम हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न में आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस यानी किस डेट को कांग्रेस की स्थापना हुई, कब मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 27 दिसंबर, बी ऑप्शन है 28 दिसंबर, सी ऑप्शन है 29 दिसंबर, डी ऑप्शन है 30 दिसंबर। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस डेट को हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए 28 दिसंबर को यानी 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में ऐतिहासिक पनडुब्बी सॉफ्टी किस पनडुब्बी पर सवार होकर की है। इसमें आपको उस पनडुब्बी का नाम बताना है जिसमें सवार होकर हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी ने यहाँ पर सवार होकर एक सॉफ्टी किया है, यानी कि ऐतिहासिक पनडुब्बी सॉफ्टी किस पनडुब्बी पर सवार होकर की है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आईएनएस अरिहंत, बी ऑप्शन है आईएनएस कलवरी, सी ऑप्शन है आईएनएस वाघशीर और डी ऑप्शन है आईएनएस चक्र। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पश्चिम समुद्री क्षेत्र में भारतीय नौसेना की पनडुब्बी जिसका नाम है आईएनएस वाघशीर, तो आप याद रखेंगे आईएनएस वाघशीर पे इन्होंने सवार होकर, ठीक है, आईएनएस वाघशीर पर इन्होंने सवार होकर एक खास ड्राइव सॉफ्टी में हिस्सा लिया। उस दौरान इन्होंने नौसेना की पनडुब्बी ताकत, आधुनिक तकनीकी और समुद्री सुरक्षा में उसकी भूमिका के बारे में जानकारी दी। तो आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आपसे उस पनडुब्बी का नाम पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है आईएनएस वाघशीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिल्ली में लागू की गई पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि रिसेंटली दिल्ली में पीएम श्री योजना लागू किया गया है। तो पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य, सी ऑप्शन है खेल और डी ऑप्शन है पत्रकारिता। तो आपको बताना है कि पीएम श्री का मतलब है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी 2020 के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और देश भर में मौजूदा स्कूलों को आदर्श मॉडल स्कूलों में बदलना है, जिसे बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षण पद्धतियों का आधुनिकीकरण शामिल हो सके। तो आपको याद रखना है कि पीएम श्री जो है ये शिक्षा से संबंधित है। ए ऑप्शन करेक्ट है, आपको याद रखना है, जो कि रिसेंटली दिल्ली में लागू किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान यानी आईआईएम का उद्घाटन महाराष्ट्र के किस शहर में किया है। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है कि रिसेंटली महाराष्ट्र के किस शहर में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा आईआईएम की उद्घाटना की गई है। ठीक है, आपको उस शहर का नाम बताना है। तो पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, बी ऑप्शन है मुंबई, सी है पुणे, डी है नासिक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
ठीक है, सॉरी IIS है, यानी कि भारतीय कौशल संस्थान। IIS का उद्घाटन मुंबई में किया है ताकि इंडस्ट्री 4.0 के लिए उद्योग तैयार कार्यबल विकसित किया जा सके। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ पर किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भारतीय कौशल संस्थान, जिसका नाम शॉर्ट में IIS है, इसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई शहर में किया है। तो आप याद रखेंगे बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक नई प्रजाति के मगरमच्छ न्यूट कांगो बैंग मगरमच्छ न्यूट की खोज किस देश में हुई है। तो आपको एक नई प्रजाति जो कि मगरमच्छ की प्रजाति है, जिसका नाम है कांगो बैंग मगरमच्छ न्यूट, इसकी खोज किस देश में हुई है। तो पहला ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है चाइना चीन, सी ऑप्शन है थाईलैंड, डी ऑप्शन है जापान। तो कांगो बैंग मगरमच्छ न्यूट की खोज वियतनाम देश में हुई है, जहां इसे एक पहाड़ी फॉर्म और काओ बैंग प्रांत के जंगल में पाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, काओ बैंग है, थोड़ा सा आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है, कावा बोल दिया मैंने, काओ बैंग है। तो काओ बैंग प्रांत में हुआ है, तो किस देश ने किया है, तो वियतनाम ने किया है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है। इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने पात्र परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2.0 योजना शुरू की है या फिर दीपम 2 योजना शुरू की है। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है केरल। तो आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा योग्य लाभार्थियों को मुफ्त में LPG सिलेंडर प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है, जिस योजना का नाम है दीपम 2। तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई है, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में झांसी में सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित अभ्यास का नाम क्या है। इसमें आपको उस अभ्यास का नाम बताना है जो कि हाल ही में झांसी में सुदर्शन चक्र कोर द्वारा आयोजित किया गया है। पहला ऑप्शन है स्वावलंबन शक्ति, बी ऑप्शन है राहत, सी ऑप्शन है शक्ति, डी ऑप्शन है युद्ध अभ्यास। तो झांसी के पास सुदर्शन चक्र कोर द्वारा हाल ही में आयोजित अभ्यास का नाम है स्वावलंबन शक्ति, जिसे भविष्य के युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा तकनीकों जैसे ड्रोन रोबोटिक्स के एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया गया है। तो उस अभ्यास का नाम है स्वावलंबन, ठीक है, आप याद रखेंगे, ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आर्मी डे परेड 2025 की मेज़बानी कौन सा शहर किया। इसमें आपको शहर का नाम बताना है जिसने रिसेंटली आर्मी डे परेड 2025 की मेज़बानी की है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है पुणे, डी ऑप्शन है इंदौर। तो हाल ही में यानी 15 जनवरी 2025 को पहली बार आर्मी डे परेड की मेज़बानी पूरे शहर के द्वारा किया गया है। तो आप याद रखेंगे, सी ऑप्शन करेक्ट है, पूरे शहर के द्वारा जिसने पहली बार आर्मी डे परेड की मेज़बानी की है। तो ये देखिए, ये जो परेड है फील्ड मार्शल KM करियप्पा को सम्मानित करती है, जो कि 1949 में भारत के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ थे। तो आप याद रखेंगे, इनके सम्मान के लिए किया गया। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, पुणे में आयोजित किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्नों को आपको याद रखना है। प्रश्न ये है कि स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत लोगों को इसका आंसर पता भी होगा, जिनको नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है। पहला ऑप्शन है जेफ बेजोस, बी ऑप्शन है बिल गेट्स, सी ऑप्शन है एलन मस्क, डी ऑप्शन है सुंदर पिचाई। तो स्पेस एक्स के संस्थापक एलोन मस्क हैं, आपको याद रखना है। और इन्होंने 2002 में इस कंपनी की स्थापना की थी, स्पेस एक्स। तो आप याद रखेंगे, एलोन मस्क संस्थापक हैं, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्ब्स द्वारा जारी 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन है। देखिए प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया गया है जो कि फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी पर्सनालिटी है, यानी प्रथम स्थान पर कौन सी पर्सनालिटी है। तो पहला ऑप्शन है कमला हैरिस, बी ऑप्शन है उर्सुला वॉन डेर येलेन और सी ऑप्शन है क्रिस्टीन
लेगार्ड और डी ऑप्शन है मेलोनी। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये प्रश्न देखिए आपको याद रखना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष जिनका नाम है उर्सुला वॉन डेर यूलोन शीर्ष स्थान पर हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लगातार तीसरी बार इस सूची में पहले स्थान पर बनी हुई हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है उर्सुला वॉन डेर यूलेन। ठीक है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार द्वारा वास्तविक समय में पुलिस जानकारी साझा करने के लिए लॉन्च किए गए नए पोर्टल का क्या नाम है? यह प्रश्न देखिए इंपॉर्टेंट है। सरकार द्वारा वास्तविक समय में पुलिस जानकारी साझा करने के लिए एक नया पोर्टल बनाया गया है, तो उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन है इंटरपोल कनेक्ट, बी ऑप्शन है भारत पोल, सी ऑप्शन है क्राइम नेट, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार के द्वारा वास्तविक समय में पुलिस जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय सहायता साझा करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है भारत पोल। तो आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर हाल में इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। भारत पोल पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, भारत पोल आप नाम याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें यह पूछा गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, तो आप सभी ने जरूर सुना होगा। तो इसका मुख्य फोकस जो है किस क्षेत्र पर है? तो पहला ऑप्शन है संगठित क्षेत्र के श्रमिक पर, बी ऑप्शन है शिक्षा क्षेत्र पर, सी ऑप्शन है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए कमेंट बॉक्स में जितना आप लिखेंगे या जितनी बार आप चीज़ों को बोलते हैं लिखते हैं तो उतना आपका रिवीजन होता है और चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो जरूर बताइए कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस क्षेत्र पर फोकस किया गया है। तो ये देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर ये इसका मुख्य फोकस है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, यानी यहाँ पर जैसे असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों की बात करें तो रिक्शा चालक, मजदूर, डेली पटवारी वाले, घरेलू कामकाज, ताकि उन्हें बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा मिल सके, जिसमें 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 मासिक पेंशन की भी बात की गई है। तो आप याद रखेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर मुख्य फोकस करती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में देखे गए ब्लैक थ्रिप्स क्या है? इसमें आपको बताना है कि ब्लैक थ्रिप्स क्या है, यानी कि ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगर आपको लगता है कि ब्लैक थ्रिप्स इनमें से कुछ भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इन 4 ऑप्शन में से। तो पहला ऑप्शन है आक्रामक कीट प्रजाति है, बी ऑप्शन है मकड़ी है, सी ऑप्शन है तितली, डी ऑप्शन है मेढक। तो ब्लैक थ्रिप्स क्या है? तो ये एक आक्रामक कीट प्रजाति है जो हाल ही में भारत के कई राज्यों में मिर्च की फसल में भारी नुकसान पहुंचाने के कारण चर्चा में रहा है। तो आप याद रखेंगे ब्लैक थ्रिप्स जो कि आक्रामक कीट प्रजाति है जो कि मिर्चों में देखा गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में देखी गई हैंडी-गोडू किस प्रकार की बीमारी है? इसमें आपको हैंडी-गोडू बीमारी के बारे में बताना है कि किस प्रकार की बीमारी है। पहला ऑप्शन है हृदय रोग, बी ऑप्शन है दुर्लभ रोग, सी ऑप्शन है श्वसन रोग, डी ऑप्शन है हड्डी और जोड़ रोग। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी हड्डी और जोड़ रोग है हैंडी-गोडू। तो यह एक दुर्लभ दर्दनाक हड्डियों और जोड़ों की बीमारी है जो हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा इसके वैज्ञानिक अध्ययन के आदेश दिए जाने के कारण चर्चा में रही है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। साइंस के जो साइंस का पार्ट होता है वहाँ से आपसे पूछा जा सकता है। तो हैंडी-गोडू किस प्रकार की बीमारी? हड्डी और जोड़ों में होने वाली एक दर्दनाक बीमारी है। सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में दिवंगत एम.टी. वासुदेवन नायर किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसमें आपको एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के बारे में बताना है कि किस फील्ड से उनका संबंध है, जिनका नाम है एम.टी. वासुदेवन। ठीक है, ये अब हमारे बीच नहीं है, तो आपको बताना है किस क्षेत्र से ये जुड़े थे। तो पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी, बी ऑप्शन है कृषि, सी ऑप्शन है खेल, डी ऑप्शन है साहित्य। तो दिवंगत एम.टी. वासुदेवन नायर जो कि साहित्य से संबंधित हैं, तो आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वे एक महान लेखक, पटकथा लेखक और फिल्म निर्देशक भी थे। उन्होंने अपनी रचनाओं में ग्रामीण जीवन और मानवीय भावनाओं को गहराई से दर्शाया और उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित अन्य प्रतिष्ठित सम्मान भी मिले थे। तो आप याद रखेंगे इनका संबंध जो है साहित्य से है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए
आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। हेल फायर मिसाइल जो हाल ही में खबरों में देखी गई थी, किस देश के द्वारा विकसित की गई है? इसमें आपको हेल फायर मिसाइल के बारे में बताना है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो किस कंट्री के द्वारा इसे विकसित किया गया है? ठीक है, किस कंट्री के द्वारा इसे विकसित किया गया है? पहला ऑप्शन है भारत, बी है रूस, सी ऑप्शन है फ्रांस, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विकसित देश का नाम है संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए के द्वारा हेल फायर मिसाइल का विकास किया गया है। अगर हम बात करें कि इस विकास के पीछे क्या उद्देश्य है, तो 1970 के दशक में यूरोप में सोवियत टैंकों का मुकाबला करने के लिए हेल फायर मिसाइल का विकास जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया। तो आप याद रखेंगे, रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में रहा है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पाइरेयस बंदरगाह शहर जो खबरों में देखा गया था, किस देश में स्थित है? इसमें आपको पाइरेयस बंदरगाह शहर के बारे में बताना है, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा है। तो किस कंट्री में स्थित है? पहला ऑप्शन है ग्रीस, बी ऑप्शन है फ्रांस, सी ऑप्शन है रूस, डी ऑप्शन है भारत। तो पाइरेयस बंदरगाह ग्रीस शहर में स्थित है, जो एथेंस के पास है और देश का सबसे बड़ा और व्यस्त बंदरगाह है, जो अक्सर भारत, मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे व्यापार और भू राजनीतिक संदर्भों के कारण खबरों में रहता है। तो आप याद रखेंगे, पाइरेयस बंदरगाह शहर जो है ये ग्रीस देश में स्थित है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लोबल रिस्कस रिपोर्ट 2025 किस संगठन ने जारी की? यानी ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी ऑप्शन है विश्व आर्थिक मंच, सी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, डी ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो आपको बताना है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 किस संगठन के द्वारा जारी की गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है ये विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। तो बी ऑप्शन सही है, विश्व आर्थिक मंच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, जो वैश्विक जोखिम का विश्लेषण करती है। और इस रिपोर्ट को वैश्विक जोखिम धारा सर्वेक्षण के आधार पर प्रकाशित किया जाता है, जिसमें अगले 2 वर्षों और 10 वर्षों में आने वाले खतरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2025 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है, आप याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। 2025 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खो खो विश्व कप किस देश ने जीता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खेल जगत से है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में आपसे ये पूछा जा रहा है, पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खो खो विश्व कप 2025 किस देश ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है नेपाल, सी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो देखिए, अगर आप खेल में रुचि रखते हैं तो आपने देखा होगा कि खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में हमारे कंट्री के द्वारा यहाँ पर शानदार जीत हासिल की गई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी भारत के द्वारा जीत हासिल की गई है। ठीक है, 2025 के पहले खो खो विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में खिताब जीता, जहां दोनों टीमों ने नई दिल्ली में फाइनल में नेपाल को हराया। भारतीय पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराया और महिला ने 78-40 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की। तो आपको याद रखना है कि भारत के द्वारा दोनों श्रेणियों में खो खो विश्व कप 2025 में यहाँ पर शानदार जीत हासिल की गई। ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लखीमसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया है? इसमें आपको उस राज्य सरकार का नाम बताना है जिसने हाल ही में लखीमसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो पहला ऑप्शन है बिहार, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देखिए, बिहार सरकार के द्वारा हाल ही में लखीमसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है, जो राज्य का दूसरा सबसे बड़ा विश्व स्तरीय संग्रहालय है और इसे जिले के पुरातात्विक अवशेषों, मूर्तियों, बौद्ध स्मारकों को संरक्षित करने के लिए बनाया गया है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। तो आप याद रखेंगे कि हाल ही में बिहार में
लखीमसराय संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आपको याद रखना है। स्पेशली अगर आप बिहार के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तब तो आपको हर हाल में इस प्रश्न का आंसर याद रखना है। तो कुल मिलाकर हमने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा, 2 दिनों का था। और यहाँ पर देखिए जो भी प्रश्न यहाँ पर बताए गए हैं उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि एग्ज़ाम में आपसे यहाँ से पूछा जा सके। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप करंट अफेयर्स के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप रोज़ाना इन वीडियो को देखते होंगे तो आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम हॉल में कंफर्टेबल फील होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।